हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अम्ल, क्षार और लवण के बारे में देखते हैं। ये दूसरा अध्याय है। इससे पहले अपनों ने रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित एक पहला वाला जो चैप्टर था उसको हमने पढ़ा था, अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में इस चैप्टर को 10वीं क्लास के अंदर क्यों लिया गया होगा। तो अगर हम लोग देखें कि 10वीं क्लास की जो विज्ञान होती है, इस विज्ञान के अंदर 3 भाग मुख्यतः है। एक भाग तो होता है अपने पास में रसायन विज्ञान, एक भाग इसके अंदर होता है जीव विज्ञान, और दूसरा भाग, एक भाग लास्ट वाला भाग होता है इसके अंदर फिजिक्स, जिसको हम लोग कह रहे हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, ये 3 भाग हैं। अब जब हम लोग देखते हैं कि रसायन वाला जो विज्ञान होता है इसको शुरुआत में रख रखा है, और जीव विज्ञान वाला जो पोर्शन है उसको बीच में रख रखा है, और भौतिक विज्ञान जो है वह लास्ट में इसके अंदर है। तो अगर हम लोग देखें रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ना आपने को, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर होता है रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, किस प्रकार की होती है, जैसे कि अपनों ने देखा था ऊष्माक्षेपी प्रकार की, ऊष्माशोषी प्रकार की, विस्थापन प्रकार की होती है, द्विविस्थापन प्रकार की होती है, संयोजन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित अपनों ने पहला चैप्टर पढ़ा था। अब हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर कि दूसरा चैप्टर जो है वह है अम्ल, क्षार और लवण। अब हम लोग अगर इसके अंदर देखें तो इसमें क्या होता है कि यह चैप्टर यह निर्देशित करता है कि इस रासायनिक जो पदार्थ हैं वो उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। रासायनिक पदार्थों की प्रकृति को जानने के लिए इस चैप्टर को यहाँ पर रखा गया है। देखो, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं। जब हम रसायन शास्त्र का अवलोकन करते हैं तो बहुत सारे रसायन होते हैं, बहुत सारे रासायनिक पदार्थों को हम लोगों को पढ़ना होता है। तो उनको एक समूह के अंदर अगर हम लोगों को पढ़ना मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हुए भी उन पदार्थों का हम लोगों को अध्ययन करना आसान हो जाता है। इस आधार पर यह वर्गीकरण कर रखा है, और चैप्टर भी इसी तरह से बना रखा है। अगर हम लोग इसके बाद वाला देखें तो वो जो चैप्टर रहता है, तीसरा वाला पार्ट जो रहता है वो होता है धातु और अधातु। तो बहुत सारे रासायनिक पदार्थ है, उन रासायनिक पदार्थों में अपने को अगर मिल जाता है कि कौन से पदार्थ धातु है और कौन से पदार्थ अधातु है, तो हमारे पास में उसका अध्ययन सरल हो जाता है। तो अध्ययन को सरल करने के लिए यहाँ पर एक प्रकृति को देखते हुए, पदार्थों की प्रकृति को देखते हुए अम्ल, क्षार और लवण प्रकार से अपने को एक चैप्टर दिया गया है, जिसका नाम अपने पास में अम्ल, क्षार और लवण हो गया। उसकी प्रकृति को दिखाता है कि कौन से पदार्थ अम्लीय प्रकृति दर्शाते, कौन से क्षारीय प्रकृति दर्शाते, कौन से लवण की प्रकृति दर्शाते हैं। लवण उदासीन प्रकृति के होते हैं। अब ये क्यों है इस तरह के, किस प्रकार से इनको बनाया गया है, किस प्रकार के ये है, एक्चुअल में इनको बनाया तो नहीं गया, लेकिन प्रकृति में जैसे ये अपने को मिल रहे हैं, तो प्रकृति में मिल रहे हैं, तो हम लोगों को इसके अध्ययन को करने के लिए इनके कुछ गुणों के बारे में अपने को अवलोकन करना पड़ता है कि आखिर में किसके गुण ऐसे हैं जो अम्ल से समानता दर्शाते हैं, किस पदार्थ के गुण ऐसे हैं जो क्षार से समानता दर्शाते हैं, और किन पदार्थों के गुण हैं जो लवण से समानता दर्शाते हैं। तो यह एक वर्गीकरण करके एक तरीका बताया गया, हमारे पास में समरी बन जाती है कि इन पदार्थों को अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण के रूप में बांटा है। रासायनिक पदार्थ बहुत सारे हैं, उनमें से बांटा गया है। अब कौन से पदार्थ अम्ल है, कौन से पदार्थ क्षार है और कौन से पदार्थ लवण है, अब हम उसकी प्रकृति के अनुसार देखते हैं। तो कुछ इसके डिवाइडेशन कर देते हैं कि कौन से प्रकार के पदार्थ जिनके अंदर किस प्रकार का गुण पाया जाता है, उस गुण को हम लोग लिख लेते हैं। उस गुण के आधार पर उसका अध्ययन कर लेंगे कि वो अम्ल है और किस प्रकार का पदार्थ जो है वह क्षारीय गुण दर्शाता है। शॉर्ट नोट भी बन जाएगा, जानकारी के रूप में भी हमारे पास में आ जाएगा कि इस जानकारी के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या फिर वह उदासीन है। ठीक है, तो एक गुण अगर हम लोग देखें इसके अंदर, वो गुण अगर स्वाद का देखते हैं कि स्वाद जो आपके पास में दैनिक जीवन में जो रसायन मिलते हैं अपने को, उसके अंदर हम लोग जब बात कर रहे हैं तो उसमें एक गुण देख रहे हैं हम लोग स्वाद का गुण, कि वो पदार्थ अगर स्वाद में देखें तो स्वाद का किस प्रकार का होगा। अगर पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है तो वह पदार्थ अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, मतलब वह अम्ल होता है। और जो पदार्थ जो रहते हैं जिनको हम लोग क्षारक कह रहे हैं यहाँ पर, तो जो पदार्थ जो रहते हैं कड़वे अगर रहते हैं, कड़वे या फिर कसेले रहते हैं, तो उनके अंदर कड़वापन या कसेलापन अगर रहता है, कसेलापन जैसे साबुन, कभी हमारे मुंह के अंदर साबुन चला जाए और उसका जो स्वाद होता है वह कसेलापन रहता है, तो उसको कसेला स्वाद कहते हैं हम लोग। और जो पदार्थ इस प्रकार का स्वाद दर्शाते हैं उन पदार्थों को हम लोग क्षारक कहते हैं।
दूसरे प्रकार अगर हम लोग इसके अंदर अंतर देखें कि या फिर गुणों को देखते हैं तो वो पीएच के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं पीएच क्या होता है, इसको पूरा अगर आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग एक समझ लेते हैं, एक सामान्य शब्द समझ लेते हैं, पीएच स्केल पर वैल्यू क्या है। पीएच स्केल जो 0 से लेकर 14 तक स्केल दे रखी है, यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाने वाली स्केल होती है। तो उस स्केल के अंदर जब हम इसकी वैल्यू देखते हैं तो अम्ल की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक होती है। 0 से 7 तक अम्ल रहते हैं और 7 से अधिक जो रहता है 7 से 14 पीएच वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को हम लोग क्षारक पदार्थ कहते हैं। और 7 जो रहता है, एक्चुअल पॉइंट अगर 7 की बात करें तो 7 जो रहता है वह उदासीन प्रकृति दर्शाने वाले पदार्थ होते हैं। न अम्लीय रहता है न क्षारीय रहता है। जल उदासीन प्रकृति का होता है, शुद्ध जल जो रहता है वह उदासीन प्रकृति का रहता है। तो इस प्रकार से एक इसका ये अंतर हुआ। एक हम लोग देखते हैं इसके अंदर अम्ल और क्षार के अंदर कि इन दोनों की आपस की अगर क्रियाओं के ऊपर बात करते हैं तो उदासीनीकरण, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं यहाँ पर उदासीनीकरण, तो उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है, अम्ल क्षार को उदासीन करते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूं डायरेक्ट, क्षार को उदासीन करते हैं, ये उदासीन करते हैं, ठीक है, ये क्षार को उदासीन करते हैं। और क्षार जो रहते हैं ये क्षारक अम्ल को उदासीन करते हैं। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अम्ल तो क्षार को उदासीन करते हैं और क्षार जो रहते हैं, क्षारक किसको उदासीन कर रहे हैं यहाँ पर, ये अम्ल को उदासीन करते हैं, ठीक है। तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, उदासीन करते हैं। अब किस प्रकार की अभिक्रिया है ये, अगर अम्ल के बारे में बात करें तो अम्ल के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में अगर हम लोग देखें, जैसे कि एक क्रिया लिखी अपनों ने NaOH, ये एक प्रकार का क्षार है और इस क्षार की क्रिया अपनों ने करवाई है यहाँ पर HCl से करवा दी कि HCl, ठीक है। ये तो हो गया क्षार और ये हो गया अपने पास में अम्ल हो गया। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। जब ये अभिक्रिया करता है तो इधर की साइड पर बनाता है ये NaCl प्लस बना देता है H2O मतलब जल बना देता है। तो NaCl जो रहता है ये नमक कहलाता है, सोडियम क्लोराइड कहलाता है और ये होता है अपने पास में जल। तो इस क्रिया को जिसके अंदर अम्ल और क्षार मिलकर लवण, नमक जो है एक प्रकार से लवण है, लवण और जल का निर्माण करता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। अब इस क्रिया में अगर हम लोग देखें तो वापस एक बार क्लियर कर ले कि अम्ल जो रहती है ये अम्ल किसको उदासीन करती है, ये क्षार को उदासीन करती है और क्षारक किसको करते हैं, अम्ल को उदासीन करते हैं। तो ये एक दूसरे का क्रॉस पॉइंट रहता है। एक इसकी परिभाषा की बेस पर कहें अपन कि परिभाषा की बेस पर किस प्रकार का अंतर बनेगा इसमें, तो परिभाषा की बेस पर अगर अपन बात करें तो इसकी अलग अलग परिभाषाएं कह रखी है, पर हम लोग एक परिभाषा देख लेते हैं, आर्हीनियस की परिभाषा। आर्हीनियस साइंटिस्ट है ये, आर्हीनियस। इसकी परिभाषा के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो जो अम्ल होते हैं उन अम्लों की प्रकृति जो रहती है जलीय विलयन में, जब आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि जलीय विलयन में ये पदार्थ क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन जो है ये दान करते, त्यागते। H+ आयन त्यागने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को हम लोग अम्ल कहते हैं, ठीक है। H+ आयन त्यागने वाले पदार्थ होते हैं ये, लेकिन जलीय विलयन में त्यागेंगे, अपने आप नहीं त्यागेंगे। उसी प्रकार से जो अगर हम लोग क्षार के अंदर देखें तो क्षार जो रहते हैं उनके अंदर हम लोग कहते हैं कि ये जो जलीय विलयन रहता है, इस जलीय विलयन के अंदर ये पदार्थ जो रहते हैं OH- आयन त्यागते हैं। आर्हीनियस की इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग, OH- को पढ़ते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन पढ़ते हैं। तो हाइड्रोक्सिल आयन को क्या करते हैं, ये त्यागते हैं, देते हैं, ठीक है, त्यागते हैं। तो इन पदार्थों को हम लोग कहते हैं अम्ल कहते हैं, H+ वाले को, और OH- त्यागने वाले को कहते हैं हम लोग क्षारक कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग HCl देखें, ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाती है। इसको जब हम वाटर में डालते हैं, H2O में डालते हैं, तो H2O में डालने पर ये H+ निकाल देता है, प्लस क्लोराइड माइनस निकाल देता है। H+ भी वातावरण में मतलब जल के अंदर ये स्थिर नहीं रहता है, ये H2O से क्रिया करके H3O+ बना देता है, H3O+। और इस H3O+ को हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो रहता है उस हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देता है,
कौन निर्माण करता है? ये निर्माण कर देता है H+। तो H+ जो रहता है वो हाइड्रोनियम आयन बना देता है यहाँ पर, मतलब अम्ल का निकला हुआ H+ H2O से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देता है। ये इस रूप में स्थायी रहता है, H+ के रूप में नहीं रहता है, इसलिए हम लोग इसको हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। और क्षार क्या है? जैसे कि हमारे पास में उदाहरण है जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग वाटर में डालते हैं, H2O में डालते हैं, तो ये Na+ और OH- के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो बनता है, हाइड्रोक्सिल आयन जो नाम लिखा है यहाँ पर, हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण कर देता है। तो इनको हम लोग कहते हैं क्षार। तो इन आधार पर, इन गुणों के आधार पर हम लोग अम्ल क्षार के अंदर चर्चा कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ अम्लीय होते हैं और कौन से पदार्थ क्षारीय होते हैं। तो अपनों ने गुण देखे हैं, अब इसके अंदर एक और देख लेते हैं कि इसके उदाहरण किस प्रकार के होते हैं। इन्हीं गुणों के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से उदाहरण अम्लों और क्षार के हैं। बहुत सारे पदार्थ अम्ल, क्षार और लवण का निर्माण करते हैं, पर कुछ यूजुअली जो हमारे पास में अधिकांश आते हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। HCl, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसी प्रकार से अपने पास में और बहुत इंपॉर्टेंट अम्लों के उदाहरण में आता है कि H2SO4, H2SO4 जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसी तरह से और आता है इधर की साइड पर H3PO4, H3PO4 मतलब फास्फोरिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल। ये अपने पास में अकार्बनिक अम्ल होती है, तो फास्फोरिक अम्ल। और उसी प्रकार से और उदाहरण अपने पास में आता है एक और CH3COOH, CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, सिरके के अंदर ये पाए जाने वाला अम्ल होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो HCOOH ये फार्मिक अम्ल है। तो इन अम्लों के उदाहरण अपने को यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर लेने हैं और नाम भी अच्छे से क्लियर कर लेना है कि फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला जब भी पूछा जाता है तो अपने को इसका नाम, ये सूत्र HCOOH के रूप में इसका नाम क्लियर हो जाना चाहिए, सूत्र याद हो जाना चाहिए। उसी प्रकार से अपने पास में क्षारक के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। उसमें से एक क्षारक जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पर NaOH, तो NaOH जो है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें KOH, सोडियम की जगह पर अगर हम लोग K लिख देंगे तो K का मतलब होता है पोटेशियम, तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें कि CaOH होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca मतलब कैल्शियम हो जाएगा, होल ट्वाइस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 संख्या में रहता है, तो इसका नाम लिखेंगे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हर एक के नाम के पीछे लग ही रहा है अगर आप लोग कॉमन सी बात देखेंगे तो इस प्रकार से बहुत सारे क्षारक होते हैं, बहुत सारे पदार्थ जो रहते हैं वो अम्ल होते हैं। उनके उदाहरण भी अपने को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेने हैं और इन बिंदुओं के आधार पर हम लोग इसके अंदर अंतर क्लियर कर लेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और इनके अंदर अंतर क्या होता है। आगे के टॉपिक हम लोग देखेंगे कि अम्ल, क्षार और इनकी पहचान किस तरह से की जाती है, अम्ल और क्षारों की पहचान किस तरह से की जाती है, सूचक क्या होते हैं। तो वो टॉपिक हम लोग आगे की साइड पर पढ़ेंगे।